हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक में शायद हो वो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। जो आपकी पहली एक्सरसाइज से कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर। यहाँ पर देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है, फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स में हमें दो तरह के प्रिंसिपल्स यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा इसका आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। इसे समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि लेट सपोज, हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमें लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए कहा गया। हमें कहां से कहां तक जाने के लिए कहा गया? तो हमें लखनऊ से दिल्ली की ओर जाने के लिए कहा गया और ये बता दिया गया है कि भैया लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही रूट है। और उस रूट पर भी आपको जाने के लिए पहले कानपुर जाना पड़ेगा, फिर कानपुर से आप दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने जाने के लिए सोचा कि लखनऊ से चलिए पहले कानपुर जाते हैं फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि यही रूट था और कोई फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह कोई यह साधन अवेलेबल था नहीं। तो जब हमने लखनऊ से कानपुर के लिए देखा तो हमें दिखा कि तीन रूट से हम जा सकते हैं। एक बाईपास होते हुए निकल जाए, एक अंदर अंदर रास्ता गया सीधा वो निकल जाए, या रेलवे का रास्ता है उससे चले जाए। ठीक है, तो थ्री वेज हमें मिले कि थ्री वेज से आप कानपुर जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आई कानपुर से आगे दिल्ली जाना है। तो इसमें जाने के लिए भी हमें पता चला कि यहाँ से कानपुर से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास थ्री नहीं, हमारे पास फोर वेज हैं। चार कोई तरीके हैं, हो सकता है रोड से जाएं, बस से जाएं, या ट्रेन हो तो उससे जाएं, या बाईपास हो तो उससे होकर निकल जाएं। तो ऐसे फोर वेज निकल के आए कि फोर वेज हैं जिसके जरिए आप कानपुर से दिल्ली की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर वर्क था क्या? हमारा देखा जाए तो यहाँ पर वर्क था कि हमें वर्क करना था, वो वर्क करना था कि हमें लखनऊ से दिल्ली की ओर जाना था। लेकिन हमारे पास नियम लगा दिया गया कि आपको लखनऊ से पहले जाना पड़ेगा कानपुर, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा कानपुर से दिल्ली की ओर। ठीक है, ये नियम लगा दिया गया। पहले जाइए लखनऊ से कानपुर, फिर कानपुर से आपको दिल्ली के लिए रास्ता मिलेगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लखनऊ से कानपुर तो जाएं पर हम सीधे ही दिल्ली पहुंच जाएं बिना कानपुर से दिल्ली का ऑप्शन चुने। तो हमारे पास यहाँ या नहीं, हमारे पास यहाँ और लगेगा, बीच में एंड आएगा कि लखनऊ से कानपुर गए एंड कानपुर टू दिल्ली। यहां पर बीच में क्या आएगा? एंड। हम कहाँ कहाँ गए? लखनऊ टू कानपुर गए एंड बीच में लगेगा एंड कानपुर टू दिल्ली गए। ठीक है, जब यहाँ पर कंपलसरी की बात आ जाए कि कंपलसरी बात है कि पहले लखनऊ से कानपुर जाना है, और हिंदी में बात करें तो और आ जाए बीच में कि और शब्द आपको सुनने को मिले, लखनऊ से कानपुर गए और फिर हम कहाँ गए? कानपुर से दिल्ली की ओर गए। ठीक है, बीच में और या एंड आ जाए कि लखनऊ से कानपुर गए और कानपुर से दिल्ली गए, तो वहां पर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे। और ये बात कई लोगों को पता भी होगी कि एंड या और आता है तो एंड या और का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन। यही है फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब आपको काम में बीच में और दिखाई देने लगेगा तो आप मल्टीप्लीकेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे। जब और या हिंदी में कहा जाए या आएगा तो आप एडिशन का साइन इस्तेमाल करेंगे। ये इसके लिए भी मैं अभी समझा दूंगा कि या कब आता है, वो भी अभी दिखाएंगे। पर इसको और अच्छे से समझते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से। यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल है। इन अ क्लास
एक क्लास में 20 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं। द टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय, अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है अ बॉय एंड अ गर्ल। उसे एक बॉय सेलेक्ट करना है टीचर को, या तो एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। फॉर एनुअल स्पीच, एनुअल स्पीच के लिए फंक्शन में सेलेक्ट करना है। हाउ मैनी वेज, कितने वेज हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं, कैन टीचर मेक द सिलेक्शन। टीचर जो सिलेक्शन कर सकता है वो कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका किस तरह होगा। सोल्यूशन में अगर हमें नंबर ऑफ वेज पूछे जाएंगे तो हम किस तरह बताएंगे। अब या तो आपके पास रास्ता ये है कि जैसे 20 बॉयज हैं, एक एक को सेलेक्ट करते फिरिए। ठीक है, 20 बॉयज हैं तो 20 तरीके होंगे। तो हम कहें पहला बॉय का नाम है B1, दूसरे का बॉय का नाम है B2, तीसरे बॉय का नाम है B3। ठीक है, इसी तरह गर्ल्स होंगी, 15 गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। गर्ल्स को हम लेट से नाम दे रहे हैं G1 है, G2 है, G3 है, और ऐसे ऐसे करके 15 तक है। तो पहला आपका टीचर ये हो सकता है कि इस तरह करे कि B1 सेलेक्ट कर ले, और क्योंकि एंड लगा है बीच में तो मतलब दोनों को साथ लेना है, तो B1 और गर्ल को लेना है तो हो सकता है G1 को ले ले। फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है B1 ले ले लेकिन पहली गर्ल को ना ले, दूसरी गर्ल को ले ले एक साथ। फिर हो सकता है B1 को ही ले लेकिन G3 को ले ले गर्ल में। इसी तरह ये भी कंडीशन हो सकती है B2 को ले ले और गर्ल में G1 को ले ले। इस तरह कई सारे वेज बनेंगे। यहाँ पर पहला वे ये बनेगा, दूसरा वे ये बनेगा सिलेक्शन का, तीसरा वे सिलेक्शन का ये बनेगा, चौथा वे सिलेक्शन का ये बनेगा। इस तरह से कई सारे वेज बनते जाएंगे। पर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम है नहीं कि सब गिन पाएंगे। कई बार 150 वेज आ सकते हैं कि 150 तरीके हैं सिलेक्शन के। तो क्या 150 के तरीकों को हम गिनते बैठेंगे? तो ये तो करेंगे नहीं। इसीलिए हमें ये प्रिंसिपल पढ़ाया गया है कि ये प्रिंसिपल से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह आप किस तरह डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वो चलिए देखते हैं। यहां पर हमसे बताया गया था कि बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। नंबर ऑफ बॉयज जो बताए गए हैं हमें वो बताए गए हैं 20। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बताई गई, नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई हैं 15। अब अगर बॉयज नंबर ऑफ बॉयज 20 है तो बॉयज को सिलेक्शन करने का वे भी 20 ही होगा। भाई अगर 20 बॉयज हैं तो एक टीचर अगर सेलेक्ट करेगा तो 20 तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, 20 वेज से सेलेक्ट कर सकता है बॉयज को। 20 वेज होंगे सिलेक्शन ऑफ बॉयज, सबके अलग अलग नाम होंगे, सब अलग अलग होंगे। तो कोई एक को सेलेक्ट कर सकता है, तो वो 20 तरह से बॉयज को सेलेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर गर्ल्स को सेलेक्ट करना होगा, 15 गर्ल्स हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर गर्ल्स को सेलेक्ट करना होगा तो उसके पास एक गर्ल्स को सेलेक्ट करने के 15 तरीके हैं। क्योंकि 15 गर्ल्स हैं तो 15 में से कोई भी एक को उठा सकता है। तो 15 वेज में वो गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, यहाँ बीच में लगा है एंड, मतलब एक बॉय और एक गर्ल को चुनना है। तो यहाँ पर भी बीच में आएगा एंड। ठीक है, यहाँ पर बीच में लग जाएगा एंड। 20 वेज ऑफ बॉयज, 20 वेज है सिलेक्शन ऑफ बॉयज एंड 15 वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स। तो जब एंड लग गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन वन बॉय, वन बॉय एंड वन गर्ल। ठीक है, इसमें एंड लगा है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज क्या थे, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज थे 20, 20। ठीक है, और नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स कितना था, तो वो हमारे पास था 15। तो इनटू में 15, एंड लगा होने की वजह से बीच में हमने क्या लगा दिया, इनटू का साइन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू जा 30 और 0 आ जाएगा। तो 300 वेज हो सकते हैं सिलेक्शन के। सिंपल है, सिंपली निकाल दिए।
अब अगर आपको काउंट करने को कहा जाता तो हमें लगता है पूरा टाइम आपका काउंट करने में ही चला जाता, पेपर ही ना कंप्लीट हो पाता। चलिए एक और देखते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। यहां पर देखिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स। कह रहे हैं नंबर ऑफ फोर लेटर का एक वर्ड है विद और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग निकले या ना निकले उससे मतलब नहीं है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड रोज, वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ लेटर्स जो है वो नॉट अलाउड है यहाँ पर। एक होता है क्वेश्चन जब अलाउड होता है, एक होता है क्वेश्चन जब नहीं अलाउड होता है। वो दोनों आपको जब एक्सरसाइज करूंगा तो समझाऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा, पर अभी यहाँ पर देखते हैं रिपीटेशन जो है वो कह रहे हैं अलाउड नहीं है। तो हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है रोज। ठीक है, ये वर्ड हमें दिया गया। कह रहे हैं कि आपको एक वर्ड बनाकर बताना है कितने तरह से वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं। हमें वर्ड जो चाहिए वो भी फोर लेटर्स का ही होगा, फोर ब्लैंक्स ही हैं, इसी से हमें वर्ड बनाना है। तो कितने तरह से बनाया जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं ओ एस ई और उसके बाद आर लगा दें। फिर ऐसे अगर देखा जाए तो हम ई को आगे कर सकते हैं, एस हो सकता है, फिर यहाँ पर ओ हो सकता है, फिर आर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग का तो कोई मतलब था नहीं, उसने कह दिया था मीनिंग चाहे जो निकले उससे मतलब नहीं। तब यहाँ पर देखा जाए तो कितने वेज हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। अब इस तरह काउंट करने चलेंगे तो हो गया, फिर तो हम काउंटे करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे वही अपना मल्टीप्लीकेशन का। किस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का मेथड लग रहा है पहले ये देखा जाए। हमने कहा फोर ब्लैंक्स हैं, ठीक है, फोर ब्लैंक्स हैं। अब उसने कहा रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। एक बार एक अगर आपने जो ये अल्फाबेट है एक जगह भर दिया तो उससे दूसरी जगह भर नहीं सकते। ये नहीं कि आर आपने यहां भरा तो आर यहां भी भर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है एक वर्ड आप एक ही जगह भर सकते हैं। अब हमने कहा सबसे पहले हम फर्स्ट वाला भरते हैं, ये वाला जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है इसे भरते हैं। इसे भरने के लिए हमें नंबर ऑफ वेज हमें समझ में आते हैं कि अगर हम इससे भरेंगे, इस वर्ड से बनाएंगे, फर्स्ट वाले को भरेंगे तो यहाँ पर हमें फोर अल्फाबेट दिख रहे हैं। फोर अल्फाबेट दिख रहे हैं तो फोर वेज में हम भर सकते हैं। हम या तो या आर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओ सेलेक्ट कर सकते हैं, एस सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ई सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबके बीच या लग रहा है, या तो आर सेलेक्ट करेंगे, या तो ओ सेलेक्ट करेंगे, या तो एस सेलेक्ट करेंगे, या तो ई सेलेक्ट करेंगे। या का मतलब होता है इंग्लिश में और, सबके बीच और लग रहा है। कोई एक ही तो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ब्लैंक एक है, तो कोई एक ही तो रखा जाएगा, चाहे इसे रखें, इसे रखें, इसे रखें या इसे रखें, कोई एक रखा जाएगा। तो चार वेज निकल आ गए। तो फर्स्ट में जो ये फर्स्ट है फोर वेज में हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड ब्लैंक है हमारा, सेकंड ब्लैंक में हम कोई एक अल्फाबेट रखना है। तो अगर कोई एक अल्फाबेट रखना है, ये बात याद रखिएगा, सेकंड ब्लैंक में जब हम कोई एक अल्फाबेट रखना है तो यहाँ पर हम पहले, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक सेलेक्ट कर चुके होंगे, पहले वाले में एक कोई एक सेलेक्ट कर चुके होंगे। यदि हमने यहाँ पर आर मान लीजिए फर्स्ट वाले में सेलेक्ट कर लिया होगा तो आर को अब हम यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, यदि फर्स्ट वाले में आर लिख दिया होगा तो सेकंड वाले में अब आर नहीं लिख सकते। तो सेकंड वाले में सिलेक्शन ऑफ वेज कितने होंगे, तो सिलेक्शन ऑफ वेज सेकंड वाले में होंगे ओ ले सकते हैं, या तो एस ले सकते हैं, या तो ई ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, थ्री। नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितने हो गए, थ्री। यहाँ पर थ्री टाइप में ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले ही एक चला गया इसके पास, फर्स्ट वाले के पास। अब इस तरह देखा जाए थर्ड वाला जो ब्लैंक है वहां पर नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो सकता है। अब हमने कहा यहाँ पर जो सेकंड वाले में था यहाँ हमने ओ सिलेक्ट कर लिया। अगर ओ सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर दो ही तरह से भरा जा सकता है, एस या तो ई। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वेज यहाँ पर बनेंगे टू। कोई और भी अल्फाबेट यहाँ पर लिया जा सकता है, ओ की जगह हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर लेट से एस ले लिया, ओ की जगह हमने क्या ले लिया, एस ले लिया। यदि हम एस लेंगे तो यहाँ पर हम दो ही तरह, दो ही को चुन सकते हैं। कौन कौन दो को चुन सकते हैं, तो हम यहाँ पर ओ को चुन सकते हैं या तो ई को ले सकते हैं, बाकी तो सब पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं। दो ही यहाँ पर थ्री में सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन हमारे कितने बनेंगे, टू। इसी तरह थ्री की बात आए
3 में भी ये 4 की बात आएगी, सॉरी 4 वाले ब्लैंक में हम क्या कर सकेंगे, 4 वाले ब्लैंक में हम नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन 1 होगा। क्यों 1 होगा कि यहाँ पर 2 थे हमारे पास, 2 में से कोई एक लेट से यहाँ पर ओ ले लिया होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमें ई को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर एक सेलेक्ट हो चुका होगा तो यहाँ पर हम ई को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, रिपीट तो कर नहीं सकते। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर कितने होंगे, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन 4 होंगे, और यहां पर और लगेगा एंड, और फर्स्ट वाले में सिलेक्शन का वेस कितना है 4, और सेकंड वाले में सिलेक्शन का वेस कितना है 3, फिर लगेगा और एंड थर्ड वाले में सिलेक्शन का वेस कितना है 2, फिर लगेगा एंड फोर्थ वाले में सिलेक्शन का बेस कितना है तो कहेंगे 1। जहां एंड लगेगा वहां पर बोलेंगे लगेगा मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर देखिए और या लग रहा था, तो यहाँ पर ऐड ही हुआ है। ये पहला टाइप हुआ सिलेक्शन का, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, और चारों को ऐड कर देंगे 1 1 1 1, तो 4 वेज आ गए। तो यहाँ या लग रहा था, तो ये सब ऐड हो गया आपस में, 4 वेज निकल के आ गए। यही मैं समझा रहा था कि या यहाँ पर लग रहा, पर यहाँ पर आप जनरली भी देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 4 हमारे पास अल्फाबेट हैं, तो 4 ही वेज हो सकते हैं सिलेक्शन के, और बीच में सबके और लग रहा है कि इसको सेलेक्ट करने के वेज कितने हैं 4, और इसको 3, और इसको 2, और इसको 1। तो अब यहाँ पर लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वे कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 4 पहले में आए थे 4, और के लिए हमने लगाया मल्टीप्लाई 3, और फिर लगाया 2, और फिर लगाया 1। अब क्या सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 हमारा आंसर आ गया। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हुए 24, यही हमारा आंसर। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है एडिशन का, जो भी आपको बता रहे थे एडिशन का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल समझ गए हैं तो एडिशन का समझना बहुत आसान है। वही एग्जांपल लेते हैं, आपको लखनऊ में खड़े हैं, लखनऊ से आपको जाना है दिल्ली में, लेकिन इस बार ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन इस तरह से अवेलेबल है कि आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप नेपाल चले जाइए। ठीक है, कहाँ चले जाइए नेपाल, नेपाल से आप चले जाइए दिल्ली। ठीक है, एक ऑप्शन आपको इस तरह दिया गया। या तो आप कहा से ये कहा जा रहा है कि या तो आप ऐसा करिए, आप नेपाल ना जाइए, आप सबसे पहले चले जाएं, या तो ऐसे ही कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आपसे कह दिया या तो आप चले जाइए डायरेक्ट, सीधा सीधा फ्लाइट भी अवेलेबल। ठीक है, या एक और ऑप्शन दिया गया कि आप एक और तरीके से जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाइए। कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आप दिल्ली जाइए। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऐसा हमें कंपलसरी नहीं कहा गया कि लखनऊ जाना है, लखनऊ के बाद सीधे आपको कानपुर जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, और उसके बाद आपको दिल्ली जाना। तो यहाँ पर और लग गया था कि यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, और बीच में और लगा था। ठीक है, लखनऊ से कानपुर जाइए और कानपुर से दिल्ली जाइए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस वाले केस में देखेंगे तो इस वाले केस में ऐसा नहीं कहा गया। इस वाले केस में कहा गया है कि आप सबसे पहले लखनऊ से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से दिल्ली जा सकते हैं, या इंग्लिश में बोले तो और, इंग्लिश में आपको और दिखेगा हर जगह, या कहेंगे लखनऊ से दिल्ली सीधा चले जाइए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन,
और ये कहा तीसरा ऑप्शन आपका। या आप इस तरह भी जा सकते हैं, लखनऊ से छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ से दिल्ली चले जाइए। ठीक है, तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, कोई भी एक सेलेक्ट किया जा सकता है। सबके बीच में या लगा दिया, या तो आप ये सेलेक्ट करें या तो आप ये सेलेक्ट करें। तो हमारा वर्क जो यहाँ पर था, तो वर्क में साफ कह रहे थे कि भैया यहाँ पर पहला सेलेक्ट करिए, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिए, तीसरा सेलेक्ट करिए। तो सबके बीच या लगा, तो पहला लिखेंगे, और या लगा होने की वजह से, या बीच में और लगा होने की वजह से हम बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। फिर दूसरा वर्क हमें कंप्लीट करना है, या W1 W2 से भी डिनोट कर सकते हैं। कई बार इसको हम लोग W1 कहते हैं, इसको हम W2 कह देते हैं, इसको W3 कह देते हैं। डिनोट करने के तरीके हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जब ये कहा गया कि बीच में आपके पास ऑप्शन है, कोई एक वर्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई एक वर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी जब प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तो हमें प्रोबेबिलिटी इसी तरह निकालनी पड़ेगी। W1 सेलेक्ट करें, या बीच में या आ रहा है तो हमने प्लस का साइन लगाया है। W2 को सेलेक्ट करें, या हम W3 को सेलेक्ट करें। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि कितने वेज हो सकते हैं हमारे दिल्ली जाने के। तो यहाँ दिल्ली जाने के कितने वेज होंगे? पहला पहला ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो तीन ही वेज तो हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ निकल के आएंगे 3। इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए भी एक, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ आ जाएंगे 3। ये तीन तरह से हमें दिल्ली जाने के ऑप्शन अवेलेबल, चाहे जैसे चाहे वैसे हम जा सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन से समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ क्लास, एक क्लास है जहां पर 20 बॉयज हैं, 15 गर्ल हैं। सेम वही हमने क्वेश्चन उठाया था, वो एग्जांपल उठाया था कि 20 बॉयज हैं, 15 गर्ल हैं, और टीचर यहाँ भी सेलेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात जरा ध्यान से देखिएगा, आइदर आइदर लगा हुआ, आइदर वन बॉय और वन गर्ल। या तो उसे एक लड़का सिलेक्ट करना है या एक लड़की सिलेक्ट करना है। बीच में और लगा, वहां पर बीच में एंड लगा था एनुअल के लिए, वो स्पीच देने के लिए। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वेज क्या हो सकते हैं ये बताना। यहाँ पर सोल्यूशन कैसे, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 बॉयज दिए गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज कितने हो सकते हैं? बॉयज को सेलेक्ट करने के वेज कितने प्रकार कितने हो सकते हैं? भैया 20 बॉयज हैं तो 20 ही प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। 20 को अलग अलग प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है, कि हो सकता है सबके अलग अलग नाम हो, रामू, राजू, श्याम। तो हो सकता है राम को सिलेक्ट करें, हो सकता है राजू को सिलेक्ट करें। तो 20 बॉयज हैं तो 20 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इनको। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज कितना होगा? 20। इसी तरह 15 गर्ल हैं तो 15 गर्ल को सिलेक्शन ऑफ वेज कितने होंगे? 15। 15 वेज होंगे किसी लड़की को सेलेक्ट करने के, ठीक है। पर यहाँ पर बीच में बता दिया कि और कंपलसरी नहीं किया, कहा है कि भैया और बताओ कि एक हमें लड़का सेलेक्ट करना है, एक हमें, या तो हमें एक लड़की सेलेक्ट करनी है। हमें दोनों नहीं चाहिए, या तो हमें लड़का मिल जाए या तो हमें एक लड़की मिल जाए। हमारे लिए ये कोई कंपलसरी सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन बॉय और वन गर्ल, क्योंकि वहां पर कह रहे थे कि भैया हमें दोनों मिले, जरूरी नहीं है, ठीक है। कितने होंगे, कितने वेज में सेलेक्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर कहा गया था 20 वेज में बॉयज को सिलेक्ट कर किया जा सकता है, और 15 वेज हैं जिसमें हम गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बीच में और लगा होने की वजह से यहाँ और की जगह हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव का साइन। और लग जाए तो आपको प्लस लगा देना है, एंड लग जाए तो आपको मल्टीप्लाई लगा देना है, बस ये बात याद रखनी। तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया, एंड में प्लस का साइन लगा दिया, ऐड करेंगे तो कितना होगा? 35। तो 35 वेज आपके निकल जाएंगे। सिंपल से हैं,
एक बार ध्यान से समझेंगे, वीडियो को रिवाइंड करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक और है जो आपका फैक्टोरियल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपके इस चैप्टर में काफी काम आएगा, बिना इसके इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। सबसे पहले हम जानते हैं नोटेशन क्या है। फैक्टोरियल को नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन कोई भी कह सकते हैं। किस तरह हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल दो तरह से दिखाया जाता है। पहला एक एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह दिखाया जाता है, और दूसरा तरीका है इस तरह से एक ब्रैकेट टाइप का दिखा दिया जाएगा। ठीक है, एल शेप में। जैसे कोई एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल हमें दिखाना है, तो इस तरह भी दिखाया जा सकता है फैक्टोरियल को। और फैक्टोरियल को इस तरह भी दिखाया जा सकता है कि इसको हम 5 लिख दें और आगे इस तरह लगा दें 5, और आगे इस तरह लगा दिया जाए 6, आगे फैक्टोरियल। पर ये पुराना हो चुका है तो ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। अब ज्यादातर इस्तेमाल किताबों में इसी को किया जाता है कि 5 लिख दिया जाएगा और आगे इस तरह एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह लगा दिया जाएगा फैक्टोरियल के रूप में। ठीक है, ये है हमारा 5 फैक्टोरियल। तो चलिए अभी पहले बेसिक्स समझते हैं, फिर ये भी समझेंगे फैक्टोरियल किस तरह काम करता है। सबसे पहले बात आती है जीरो फैक्टोरियल। अगर नंबर कोई लिखा है जीरो और उसके आगे लिखा है फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1। अभी इसे सिर्फ याद रख लीजिए इस रिजल्ट को, ये कैसे होता है ये मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखें जाए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसी तरह 5 6 चलता जाएगा, आगे रुकेगा नहीं है। तो इसे एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इसे एक्सपेंड करने के लिए हम 1 लिखेंगे, और अगर 1 से जो छोटा नंबर आता है वो लिखते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा, अगला क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 1, 2 के से छोटा 1 आता है तो 1 लिखा जाएगा, हो गया। इसी तरह 3 लिखेंगे, फिर उससे छोटा आता है 2, फिर उससे छोटा 1, जब तक 1 नहीं आ जाता है लास्ट में तब तक हम इसे एक्सपेंड करते रहते हैं। चाहे तो बीच में भी रोक सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी लॉ नहीं है कि आप बीच में रोक नहीं सकते। जैसे ये 4 लिखा है, 4 उसके बाद आएगा 3, उससे एक का उससे कम क्या होता है 2। अब चाहें तो 2 के बाद 1 ना लिखें, यहीं पर हम एक फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी इसको किया जा सकता है। जैसे ये 2 के बाद क्या आता, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद हमारा आता इंटू 1। तो इस चीज को हम फैक्टोरियल 2 भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस चीज को हम फैक्टोरियल 2 भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 भी तो लिख सकते हैं। तो हम इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं, क्योंकि अधिकतर सब लोग सवाल करते हैं कि भैया इसके बारे में भी बताओ क्या है। माइनस जो है -1 है, इसके आगे अगर फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो इसका एक्सपेंशन कैसे हो जाए। तो -1 है, -2 है, या -3 है, इस तरह के जब नंबर्स आएंगे तो इसका एक्सपेंशन फैक्टोरियल में होता ही नहीं है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ये होते हैं होल नंबर। एक तरह से जो कहा जाए होल नंबर में फैक्टोरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, तो 0 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो वहीं तक हमारे इस तरह फैक्टोरियल चलते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आप सबको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब जरा एक थोड़ा बड़ा फैक्टोरियल लेकर देखते हैं ये काम किस तरह कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं 6 फैक्टोरियल को। 6 फैक्टोरियल को देखा जाए तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, 6 उसके से छोटा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इस तरह आएगा। अब यहां पर इसको इस तरह भी तो मैं लिख सकता हूं कि 6 था, उसके बाद जो आया था 6 - 1 था। 5 को 6 - 1 लिखा जा सकता है, 5 को क्या लिख सकते हैं तो 6 - 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं 6 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है,
3 को क्या लिखा जा सकता है इसी तरह, 3 को हम लिख सकते हैं 6 - 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जा सकता है, उसके बाद लिखा जाता है 6 - 4, 6 - 4 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 2। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं 6 - 5, 6 - 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो इस तरह सीरीज बनती चली जाएगी, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे जनरलाइज फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है, इससे जनरलाइज फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 को ऐसे समझे कि 6 हमारा एन है, एन यहाँ पर कोई एक नंबर है, ठीक है। उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एन एन में इंटू करेंगे, क्या इंटू करेंगे, n - 1, n - 2, n - 3, इसी तरह तो कर रहे हैं, इसी तरह हम करते चले जाएंगे। और कब तक करना है, जब तक ये 1 नहीं आ जाए। तो हमें पता तो है नहीं कि कब तक ये चलेगा, तो हम इसके आगे लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही रहेगा। और कब तक जाएगा चलेगा तो वो हमें पता नहीं, जैसे यहाँ 6 - 5 कर दिया था तो हमारा 1 आ गया था, यहीं पर हम रुक गए थे। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, एक ऐसे ही वेरिएबल को ले लेंगे n - r, एक हमने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर रुक गए। यही हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। इतनी सी बात सभी को मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ये जनरलाइज फॉर्म है, ये जो हमारा है ये जनरलाइज फॉर्म है फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन करने के लिए। जब आपको फैक्टोरियल दिया हो तो उसे ओपन करने के लिए ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैंने जो कहा था ऊपर, मैंने समझाया भी था इस बात को, जैसे फैक्टोरियल 7 है, इसे मैं चाहूं तो इस तरह भी ओपन कर सकता हूँ, 7 6 5 4 3 2 1, इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, 7 × 6 फैक्टोरियल, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। या ऐसे ना लिखना चाहूं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 7 × 7 - 1 फैक्टोरियल। 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से इस पूरे को मैंने ओपन ही नहीं किया, फैक्टोरियल में लिख दिया। तो 7 फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखा जा सकता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है, तो अब हम लोग समझते हैं कि जीरो जो कहा था मैंने, कि जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो ये क्यों कहा था, 1 फैक्टोरियल होगा उससे तो ओपन करेंगे 1 ही मिलेगा, 2 को ओपन करेंगे 2 फैक्टोरियल, तो उसको पता है 2 × 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई भी किया जाता है, ऐसा नहीं ओपन करके एक्सपेंड करके बस छोड़ दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई भी करते हैं। हम लोग जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करते हैं मैथ में। जैसे 3 to 1 ये हुआ, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह जीरो फैक्टोरियल था, जीरो फैक्टोरियल 1 कैसे आ गया, ये एक सवाल होगा सभी के दिमाग में, सीधी सी बात है, होना चाहिए। अब हमने फार्मूला पढ़ा है, देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि 1 फैक्टोरियल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन की तरह आप इसे समझिए, जैसे हम 1 फैक्टोरियल को हम ले रहे हैं, ठीक है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है n फैक्टोरियल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n n इंटू अगला टर्म आएगा n - 1, उसके बाद अगला टर्म आता है n - 2। हम कह रहे हैं आगे हमने नहीं जाना, हमें यहीं तक रोक देना, ठीक है, यहीं तक हमें रोक देना, जैसे यहाँ पर किया था 7 फैक्टोरियल में, 7 फैक्टोरियल में भी तो यही किया था, नेक्स्ट सेकंड टर्म पर ही हमने रोक दिया था, उसके आगे हम नहीं गए थे। सेम वही चीज यहाँ पर की। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर जो n है हमारा, n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, n हमारा वेरिएबल है, तो n की जगह हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया। 1 जैसे ही ना पुट करेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 - 1 ब्रैकेट में फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल की जगह हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर 1 पहले से इंटू 1 - 1, 1 - 1 यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और साथ में फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज है इतनी।
तो यहाँ पर आगे अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं 1 है, ये 1 इस तरफ लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में से तो डिवाइड में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल लगा हुआ है आगे। ठीक है, 0 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा हुआ है। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया, हमें पता चल गया कि 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ये हमारा प्रूफ यहाँ पर प्रूव हो गया, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 किस तरह होता है। ठीक है, इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज का इंट्रोडक्शन बस इतना ही रहेगा। फिर हम जब पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम परम्यूटेशन करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। तब तक के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।